स्क्रीन पॉज करके क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लीजिए। मैं मान ले रहा हूँ कि आपने अटेम्प्ट कर लिया है। नाउ मैं इसका आंसर डिस्प्ले कर दूँ। जो मैंने आपको बुक प्रोवाइड की है उसमें माइट भी आंसर कुछ और दिया हो, बट इसका जो सही आंसर बनेगा दैट इज़ ABCD मीन्स चारों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट की कैटेगरी में है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन कि यहाँ क्या हो रहा है और क्यों। बात जो हो रही है वो है स्पेसिफिक चार्ज की। यहाँ देखिए, स्पेसिफिक चार्ज आपको पता होना चाहिए कि इसे अल्फ़ा से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये एक प्रकार का चार्ज होता है, लेकिन यहाँ पर मास से डिवाइड करना होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम फिजिक्स में ये जो स्पेसिफिक वर्ड होता है, कौन सा वर्ड? स्पेसिफिक। इसका मतलब होता है डिवाइड बाय मास। जैसे कि स्पेसिफिक मान लेते हैं x, तो डैट विल बी x डिवाइड बाय मास। स्पेसिफिक मान लेते हैं फोर्स डिवाइड बाय मास। स्पेसिफिक हीट, दैट इज हीट डिवाइड बाय मास। ऐसा कुछ ये रफ एस्टिमेट है, एक्सेप्शन कहीं कहीं पॉसिबल हैं। एनीवे, ये जो लिखा है आपकी स्क्रीन पे ये पूरी तरह से सही है। क्या कि जो स्पेसिफिक चार्ज होता है अल्फ़ा, दैट इज़ Q डिवाइड बाय M। अब यहाँ पर पहले ऑप्शन में देखिए SI यूनिट की बात कर रहे हैं, तो SI यूनिट किसी क्वांटिटी की अगर निकालनी है तो उसका जो फार्मूला होता है उसमें जो क्वांटिटीज़ होती हैं उनकी SI यूनिट रखनी होती है। Q की जो SI यूनिट होती है वो कूलम होती है और M की जो SI यूनिट होती है वो kg होती है। तो कूलम पर kg विल बी दी SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक चार्ज। सही है ये, बट ये आगे एक स्टेप और ले जाई जा सकती है बात। जो ये कूलम है इसे एम्पियर इंटू सेकेंड लिखा जा सकता है। वो क्यों और कैसे, ये आपको हो सकता है पुरानी क्लासेस में कभी पढ़ने को मिला हो, नहीं तो आगे मिलेगा कि जो I होता है करंट, वो होता है Q डिवाइड बाई T। यहाँ से जो आप अगर Q बात करें तो आ जाएगा I मल्टीप्लाइड बाई T। I here is एम्पियर और T here is सेकेंड। देन वी कैन से Q के प्लेस पे A इंटू एस लिखा जा सकता है, यानी कि कूलम की प्लेस पे Q की प्लेस पे A इंटू एस लिखा जा सकता है। तो वही लिखा मैंने। अब आप देखिए यहाँ पे वही तो लिखा है, दैट्स वाई ये करेक्ट है। नाउ अब हम बात करेंगे ऑल द आइसोटोप्स ऑफ द हाइड्रोजन्स आर आयोनाइज्ड एंड टाइटेनियम विल हैव लीस्ट स्पेसिफिक चार्ज। देखिए, आपको थोड़ा सा यहाँ पे केमिस्ट्री के फंडामेंटल्स भी आने चाहिए। हमको थोड़ा कम आते हैं, बट इतना आता है कि ये बात अच्छे से आप समझ जाओगे कि चाहे हम किसी भी आइसोटोप की बात करें, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं एक्चुअली। एक होता है प्रोटियम, मैंने शॉर्ट में PROT लिखा है। एक होता है ड्यूटेरियम, मैंने DUE लिखा है। और एक होता है ट्राइटियम। एडवांस स्टेजेस में इसे ऐसे लिखा जाएगा 1H1, इसे 1H2, इसे 1H3। ये सिंबल क्यों यूज़ किए जाते हैं, क्या इनका मीनिंग होता है? ये जो नीचे लिखा है सब में देखो कॉमन है, 1 ही है। ये बता रहा है कि आपके इस एटम में कितने प्रोटॉन हैं। सब में एक ही प्रोटॉन है, और जितने प्रोटॉन होते हैं भाई उतने ही न्यूट्रॉन भी होते हैं। मतलब हम किसी की भी बात करें, चाहे इसकी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब में बराबर बराबर है, 1 1 1 1 1 1। ठीक, क्योंकि ओवरऑल तो न्यूट्रल होनी है ना चीज़ों को, एटम तो ओवरऑल न्यूट्रल होना है। तो जितना प्रोटॉन होगा उतना इलेक्ट्रॉन होगा, और होगा कितना, 1 के बराबर। ठीक, अब जो ये ऊपर की फिगर है, यहाँ प्रोटियम में 1 है, ड्यूटेरियम में 2 है, टाइटेनियम में 3 है। ये न्यूट्रॉन की संख्या को बता रहा होता है, नहीं, टोटल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों को मिला के, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों को मिला के। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिला करके जो काउंट है, ये प्रोटियम में 1 है, ड्यूटेरियम में 2 है, टाइटेनियम में 3 है। तो आप थोड़ी सी जो गणित लगाओ तो समझ जाओगे यहाँ न्यूट्रॉन कितने हैं। प्रोटियम में है ही नहीं, और ड्यूटेरियम में हैं। देख कैसे पता चला कितना है,
प्रोटॉन एक है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का टोटल 2 है, तो जो एक एक्स्ट्रा है दैट विल बी न्यूट्रॉन। तो आप समझ गए होंगे कि ट्राइटियम में कितने न्यूट्रॉन होंगे। तो आइसोटोप में जो अंतर आ रहा है इनमें सिर्फ न्यूट्रॉन की संख्या को लेकर के है, न्यूट्रॉन नहीं है। कहाँ? प्रोटियम में। ड्यूटेरियम में 1 और ट्राइटियम में 3। ये वाली जो कहानी है इसे आप इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में रखिएगा। ये जनरल कॉन्सेप्ट है जो कहीं भी किसी भी चैप्टर में कभी भी यूज़ हो जाता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। फिजिक्स की जगह जगह कभी कभी केमिस्ट्री में भी यूज़ होता है। अब हमारा जो कंसर्न था ऑलमोस्ट इस ऑप्शन को लेके हो गया। वो ये था कि हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का काउंट निकाल लिया, सभी में पता चल गया। अब हम बात करेंगे, यहाँ पर एक वर्ड आया था आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन है आपके सिस्टम में या एटम में वो रिमूव कर देना है। तो हम यहाँ पर जब आयोनाइजेशन करेंगे 1H1 का आयोनाइजेशन करेंगे तो यहाँ पर हम प्लस लिख देंगे। प्लस स्टैंड्स फॉर आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन के लिए आप यहाँ पे काम करो आई लिख लो अगर ऐसा है तो। हम यहाँ पे 1H1 के एटम की बात कर रहे थे और यहाँ पर हम लोग आयोनाइज्ड प्रोटियम की बात कर रहे हैं। आयोनाइज्ड प्रोटियम की जो अगर हम बात करेंगे, आयोनाइजेशन की बात करेंगे तो क्या अंतर आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 1 था, अब नहीं रहेगा। इलेक्ट्रॉन को आपको रिमूव करना है। प्रोटॉन 1 होगा, न्यूट्रॉन 0 होगा। ऐसे ही हम आयोनाइज्ड ड्यूटेरियम की जो अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 0 होगा, प्रोटॉन 1 होगा और न्यूट्रॉन ये 1 होगा। आप समझ गए होंगे कि अंतर सिर्फ और सिर्फ पड़ने वाला है न्यूट्रॉन की नंबर पे। न्यूट्रॉन 0, 1, 2 एंड प्रोटॉन सभी में 1 एंड इलेक्ट्रॉन सभी में 0। अब हम बात करेंगे क्यू की। तीनों में ही अगर हम बात करें क्यू की, क्यू यानी कि चार्ज, क्या होगा? एटम में देखो कहीं भी चार्ज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एटम में चाहे हम बात करें 1H2 की, 1H1 की, चाहे 1H2 की, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बैलेंस है तो कोई चार्ज नहीं है। लेकिन जब आयोनाइजेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, ड्यू टू दैट चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पे आप देखो इलेक्ट्रॉन 0 है, प्रोटॉन 1 है। प्रोटॉन में जो चार्ज होता है वो प्लस ई होता है, इलेक्ट्रॉन में माइनस ई होता है। इलेक्ट्रॉन है नहीं इसलिए कोई चार्ज होगा नहीं, प्रोटॉन है इसलिए चार्ज प्लस ई होगा। न्यूट्रॉन में चार्ज होता नहीं है। इन तीनों को मिला के अगर बात करें तो टोटल चार्ज प्लस ई के बराबर का हो जाएगा। किसमें? 1H1 में। और अगर आप रियलाइज़ करो तो सभी में उतना ही चार्ज तो होगा, चाहे बात 1H2 की हो, चाहे बात 1H3 की हो। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन whatever, Q will be plus E in all cases. The only difference here is in mass. मास इलेक्ट्रॉन की हम बात करें तो 0 ले लिया जाएगा। एग्जैक्ट नहीं 0 होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अगर सारे सिस्टम में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो फिर इलेक्ट्रॉन का मास नगण्य, निग्लिजिबल मान लिया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की तुलना में बहुत लाइट होता है। ऑल्दो यहाँ आयोनाइजेशन हो गया तो असलियत में इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, तो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी अगर हम यहाँ भी बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के मास को बहुत ज़्यादा कंसीडर करने की रिक्वायरमेंट थी नहीं। हम बात तो आयोनाइजेशन होने के बाद कर रहे हैं तो ऑलरेडी वहाँ इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया है, मतलब इलेक्ट्रॉन हमें कंसीडर नहीं करना है। बात हमें यहाँ पर करनी है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की। प्रोटॉन है 1 और न्यूट्रॉन है 0। प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों पे ही मास हम इक्वल मानते हैं, माना कि m के बराबर। तो 1 इंटू एम ये m, 0 इंटू एम ये 0। तो टोटल मास ऑफ 1H1 ये ड्यू टू प्रोटॉन, ये ड्यू टू न्यूट्रॉन कितना हो गया? सब मिला के m+0 यानी कि m। अब हम बात करेंगे 1H2 पे। तो 1H2 पे 1 इंटू एम, ये 1 इंटू एम, यहाँ से m और यहाँ से भी m, टोटल हो जाएगा 2m। ऐसे ही आप यहाँ पे एक बार करके देखो तो ये हो जाएगा आपका टोटल m एंड 2m 3m। अब हम बात करेंगे अल्फ़ा की, स्पेसिफिक चार्ज की। तो स्पेसिफिक चार्ज इन 1H1 दैट विल बी E by m and specific charge in 1H2 that will be E by 2m and in 1H3 E by 3m।
Here we are calculating a specific charge after ionization, because before ionization a specific charge in all cases will be 0 because atoms are neutral and there will be no charge in atom. Q if 0, then alpha definitely will be 0. Now we can compare these three terms. If we compare, we can realize that if for temporary basis assume E by B equal to 1, then it is 1, then it is 1 by 2, and now it is 1 by 3. Now we can compare, this is max and this is least. तो 1H1 का जो स्पेसिफिक चार्ज है ये सबसे ज़्यादा है. अब ऑप्शन एक बार रीड कर लीजिए. यहाँ पे ट्राइटियम लीस्ट, यहाँ पर वही चीज़ हमने भी कंक्लूड करी है. ट्राइटियम 1/3 है, इसका स्पेसिफिक चार्ज प्रोटियम की तुलना में 1/3 है. तो ये कहानी मैंने बहुत डिटेल में समझा दी है. मैंने डिटेल में इसलिए समझा दी है क्योंकि वो जो हम लोग क्रैश कोर्स कर रहे हैं उसमें कुछ चीज़ें हम लोग क्या है कि बहुत फास्ट वे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिसके चलते हो क्या रहा है कि समझ में तो आ जा रहा है बट प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है. तो यहाँ पर एडिशनल प्रैक्टिस के पॉइंट से मैंने एक्सप्लेन किया. नाउ अगले ऑप्शन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं. ये कहानी आई होप आपने नोट कर ली होगी, मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ. यहाँ पर दूसरा ऑप्शन भी हमारी गणित में सही पाया गया है. अब हम बात करेंगे तीसरे ऑप्शन की, जहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो स्पेसिफिक चार्ज है अल्फ़ा पार्टिकल का इलेक्ट्रॉन की तुलना में ये ज़्यादा है. तो अल्फ़ा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए. इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो इस पर जो Q होता है वो -e होता है, और m जो होता है इसका मैंने मान लिया me, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो जो अल्फ़ा आएगा दैट विल बी -e, Q/m होता है ना, डिवाइड बाय me. माइनस प्लस का कोई मतलब नहीं है. हम मैग्नीट्यूड में अगर बात करें तो इस माइनस को इग्नोर कर देंगे. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट अल्फ़ा पार्टिकल, अल्फ़ा बीटा गामा तीनों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए. तो अल्फ़ा के बारे में हम आपको भी जानकारी दे रहे हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं. कितने कितने? 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं. तो अगर हम Q के पॉइंट से बात करें तो इलेक्ट्रॉन है नहीं तो चार्ज होगा ही नहीं. प्रोटॉन की वजह से +2e का चार्ज हो जाएगा, न्यूट्रॉन की वजह से 0 हो जाएगा, ओवरऑल +2e के बराबर का चार्ज हो जाएगा. नौ मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन है नहीं तो इग्नोर कीजिए. प्रोटॉन की वजह से 2 mp का चार्ज होगा. mp हियर इज द चार्ज ऑन अ सिंगल प्रोटॉन. एंड न्यूट्रॉन की वजह से 2 mn हो जाएगा. दोनों को जोड़ दीजिए तो ये आपका 4 mp आ जाएगा. ये कैसे हुआ? एक्चुअली mn और mp, मास ऑफ अ सिंगल प्रोटॉन एंड मास ऑफ सिंगल न्यूट्रॉन नियरली इक्वल. ड्यू टू दैट मैंने इस mn को यहाँ पे mp के ही बराबर मान लिया है, तभी ये 4 mp हो गया है. नाउ हम अल्फ़ा पार्टिकल का अल्फ़ा निकालेंगे. स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल ये आ जाएगा Q/m. Q यहाँ पे 2e एंड डिवाइड बाई 4m. ये आपका हो जाएगा E/2m. आपका यहाँ mp है और यहाँ पे mp नहीं है, me है. तो यहाँ पर इसको और इसको अगर हम तुलना करें तो न्यूमरेटर पाएंगे क्या कि दोनों में सेम है, देख लो. लेकिन डिनोमिनेटर ऐसा नहीं है. ये me है और ये 2 mp है. एक्चुअली mp जो होता है ये me से बहुत ज़्यादा होता है. मैं पहले भी बताया था 1840 गुना होता है. तो जो आपका 2 mp होगा ये 3680 me के बराबर हो जाएगा. मतलब आप इसी फिगर को लिख सकते हो E डिवाइडेड बाई 3680 me. अब आप देख लो कि अगर टेम्परेरी बेसिस पे E/me 1 ले लिया जाए, स्पेसिफिक चार्ज टेम्परेरी बेसिस पे अगर इलेक्ट्रॉन का 1 हो तो स्पेसिफिक चार्ज अल्फ़ा पार्टिकल का 1/3680 आ जाएगा. बहुत ही ज़्यादा कम है. तो यहाँ पर तीसरे ऑप्शन में अल्फ़ा पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज ग्रेटर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ऑप्शन रॉन्ग कैटेगरी में है. सी ऑप्शन रॉन्ग कैटेगरी में हो गया. मैं अभी आंसर यहाँ पे शायद जो बताया था उसमें दाएं बाएं हुआ है, अभी करेक्ट कर लेंगे. एक बार मैं खुद चेक कर लो. स्पेसिफिक चार्ज अल्फ़ा पार्टिकल का E/2 mp एंड इलेक्ट्रॉन का E/me. mp को फिर क्या किया था हम लोगों ने 2 1840. हाँ बिल्कुल ठीक है.
तो ये सी ऑप्शन रॉन्ग कैटेगरी में है। अच्छा, तभी ऐसा लिखा है, ठीक है। डी ऑप्शन को एक बार ध्यानपूर्वक देखिए। मैं इस कहानी को डिलीट करने जा रहा हूँ, आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा जो नोट नहीं किया हो अगर तो। स्पेसिफिक चार्ज रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं, वैल्यू एग्जैक्टली कितनी होती है। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है Q, दैट इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁹ मैग्नीट्यूड में बात हो रहा है यहाँ पे। एंड मास जो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁹ kg। तो अल्फ़ा जो आएगा Q/m, ये आपका दिस डिवाइड बाय दैट आएगा। यूनिट के हिसाब से भी आप देख लो तो कूलम पर kg आएगी, यहाँ पे वही है, मतलब सब कुछ हम लोग सही कर रहे हैं। एंड नाउ इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन। 9.1 इंटू 10⁻⁹, ये आपका जो 1.6 है इसे आप 16 लिख लो, तो 10 की जो पावर होगी 16/10 यहाँ आना चाहिए। तो 10 मैं न्यूमरेटर में जाऊँगा तो -1 हो जाएगा, -19 -1 मिला के -20 हो जाएगा, और ये -19 ये ऐसा हो जाएगा। कैलकुलेशन में यहाँ पर आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे भरोसे रहोगे तो गलत हो जाएगा, और अगर खुद से करोगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। बाकी 16 डिवाइड बाई 9, यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेशन की बस ट्रिक सिखा ज़रूर रहा था कि आपको ये एग्जैक्ट सॉल्व नहीं करना है। आपने 16/9.1 लिया तो लगभग आइडिया मिल गया कि ये 1.75 आएगा। ऑप्शन देख कर के आपको कुछ कुछ चीज़ें कभी कभी समझ आ जानी चाहिए। जैसे 16/9 पॉइंट आपने 1 किया तो थोड़ा सा डिवाइड करोगे तो 9 1 जा समथिंग आएगा। फिर इसके बाद ये आगे की चीज़ यहाँ से आपने गेस कर लेनी है। और 10 की पावर आगे देख लो 11 है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो इसका आंसर ABC मैं चेक कर लूँगा। जो PDF आपको, जो बुक आपको मिलेगी उसमें ABC पार्ट डिलीट किया जाएगा, ABD सही कैटेगरी में आएगा। अगेन आई एम टेलिंग, इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखिएगा। इसलिए नहीं कि ये क्वेश्चन एज सच आ जाएगा, इसलिए कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बहुत सारे चैप्टर में यूज होगा। सबसे ज़्यादा तो आप ये कह सकते हो कि 12वीं क्लास में ये यूज़ होगा जा कर के मैग्नेटिज्म के पॉइंट से। मैग्नेटिज्म एक चैप्टर होता है, दूसरा एटम एंड न्यूक्लियाई, इस तरह के चैप्टर हैं। इनका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस क्वेश्चन को आपको ध्यानपूर्वक, अगर नहीं समझ में आता तो एक बार और देख लेना है। कुछ नहीं समझ में तब भी अगर आ रहा है तो मेरे को फिर बताइए, मैं री एक्सप्लेन कर दूंगा।